हेलो एवरीवन। अगर आप कोशिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन से परेशान हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज कोशिका से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को इन तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665। ठीक है। देखिए, कोशिका को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है जीवों का। देखिए, नेक्स्ट देखिए। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु, या फिर इंग्लिश में एरिस्टोटल लिखा हुआ रहता है। एरिस्टोटल। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रस्टस को कहते हैं। थियोफ्रस्टस। देखिए, मैंने आपको बताया था, आप जानते हैं कि बैक्टीरिया का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राइबोसोम को कोशिका का फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। देखिए, राइबोसोम का खोज किसने किया था? राइबोसोम का खोज पेलाडे ने किया था। राइबोसोम का खोज पेलाडे ने किया था 1955 में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है आपको प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। देखिए, मैंने आपको बताया कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। कोशिका का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं
जीवों का, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को ही, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहते हैं। बैक्टीरिया का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। राइबोसोम को कोशिका का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम का खोज फेलाडे ने किया था 1955 में। देखिए कोशिका को दो भाग में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हम जो भी आज कराने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है? कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केंद्रिका। केंद्रिका किसके अंदर पाया जाता है? केंद्रिका किसके अंदर पाया जाता है? तो केंद्रक के। ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केंद्रक का खोज। देखिए केंद्रक का खोज क्या था? रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? 1831 ईस्वी में। देखिए मैं कैरोलस लिनियस जो एरिस्टोटल थे, अरस्तु के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, देखिए अरस्तु के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका एनामेलिया। देखिए थियोफ्रास्टस, हिस्टोरिका प्लांटेरम का खोज किसने किया था? हिस्टोरिका प्लांटेरम नामक बुक को किसने लिखा था? थियोफ्रास्टस। देखिए कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, 4 पुस्तक है। कार्लस लिनियस के द्वारा लिखी पुस्तक क्लासिस प्लांटेरम। आपका दूसरा है जिनेरा प्लांटेरम। आपका तीसरा है सिस्टेमा नेचुरी। और आपका लास्ट है, चौथा है फिलोसोफिया बोटनिका। तो देखिए मैंने बताया आप लोग को कि केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म। देखिए केंद्रिका जो होती है किसके अंदर पाया जाता है? तो केंद्रक के बीचों बीच पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। अरस्तु के द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो था वो हिस्टोरिका एनामेलिया था। हिस्टोरिका प्लांटेरम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो थियोफ्रास्टस के द्वारा। फिर मैंने बताया देखिए कैरोलस लिनियस के द्वारा 4 पुस्तक लिखी हुई गई थी, ठीक है। पहला था क्लासिस प्लांटेरम, जिनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी
और फिलोसोफिया बॉटनी का। ठीक है, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो जितने भी जीव था, टोटल जीव थे, उसको 5 भागों में जीवों को जीवों को 5 वर्गीकरण, जीवों को 5 भागों में 5 भागों में वर्गीकरण। देखिए जीवों को 5 भागों में वर्गीकरण किसने किया था? देखिए हालांकि बताए थे रॉबर्ट हुक, बताए थे ल्यूवेनहॉफ ने, सॉरी, जीवों को 5 भागों में वर्गीकरण करने के बाद आपका कैरोलस लिनियस ने बताए थे, लेकिन इनके रास्ते पर चलकर, इनके रास्ते पे आगे चलकर एक मिनट यस माफ सही। देखिए मैंने बताया आपको कि जीवों को 5 भागों में वर्गीकरण किसने किया था। देखिए 5 भागों में वर्गीकरण करने के बाद आपका ये कैरोलस लिनियस ने बताए थे, लेकिन इन्हीं के रास्ते पर चलकर आरएच हिटकर ने किए थे, आरएच हिटकर। देखिए जो 5 भागों में जीवों को वर्गीकरण किया गया था, उसमें पहला था आपका मोनेरा, पहला था आपका मोनेरा। देखिए मोनेरा के अंतर्गत आपका आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, आपका बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है आपका, साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया आ जाता है। जो नेक्स्ट है आपका वो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा है। देखिए प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपका प्लाज्मोडियम आ जाता है, प्लाज्मोडियम, आपका अमीबा आ जाता है, आपका यूग्लिना आता है। देखिए आपका तीसरा था फंगी, जिसे कवक कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत आ जाता है आपका ईस्ट और मशरूम। देखिए आपका फोर्थ था प्लांट एनिमलिया था, एनिमल था, ठीक है, एनिमलिया। देखिए इसके अंतर्गत आ जाते हैं मानव आ गया, विभिन्न प्रकार के जानवर एवं कीड़े मकाड़े, और आपका आखिरी है प्लांट। देखिए इसके अंतर्गत आपका विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ गए, ठीक है। आपका पुष्पीय एवं अपुष्पीय दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जीवों को 5 भागों में वर्गीकरण की बात हालांकि आपका कैरोलस लिनियस ने कहे थे, लेकिन इन्हीं के रास्ते पर आगे चलकर आरएच हिटकर ने इनको 5 भागों में वर्गीकरण किए थे।
जिसमें पहला था मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इसके अंतर्गत जीवों का नाम मैंने बताया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और देखिए प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो प्लाज्मोडियम, अमीबा, यूग्लिना। देखिए फंगी जो तीसरा आपका है जो फंगी के अंतर्गत ईस्ट और मशरूम आते हैं। फोर्थ है आपका एनामेलिया। एनिमल में मानव आते हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर आते हैं एवं कीड़े मकोड़े आते हैं। और लास्ट आपका प्लांट है, इसमें बहुत प्रकार के पेड़ पौधे, पुष्पीय अपुष्पीय सारे इसमें आते हैं। देखिए मैंने आपको बताया यूग्लिना, पारामेसिया, यूलिसी के पारामेसियम भी इसी के अंतर्गत आते हैं। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं इसमें कि अमीबा, यूग्लिना, पारामेसियम से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए अब हम लोग यूग्लिना, अमीबा, पारामेसियम के बारे में जानते हैं। देखिए कहा जाता है कि जो अमीबा होता है वो कुटपाथ के सहारे चलता है और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होती है। अब यूग्लिना के बारे में कहा जाता है कि यूग्लिना जो है इसमें निर्जीव तथा सजीव दोनों का गुण होता है। इसलिए यूग्लिना को देखिए मैंने बताया अमीबा। देखिए अमीबा के बारे में बताता हूँ। देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता। ये कुटपाथ के सहारे चलते हैं। ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया एक यूग्लिना था। देखिए यूग्लिना को कहा जाता है कि इसमें ना यूग्लिना में हम लोग पारामेसियम के बारे में देखते हैं। देखिए पारामेसियम, इसका आकार चप्पल जैसा होता है। चप्पल के आकार का होता है। देखिए पारामेसियम का जो आकार होता है वो चप्पल के आकार के होता है। अब 1 मिनट। देखिए मैंने आपको बताया था जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना में पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों का गुण पाया जाता है। इसीलिए इसे पादप जंतु, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका के बीच का कड़ी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने बताया कि अमीबा के बारे में बताया आपका कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है और ये कुटपाथ के सहारे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। पैरामेसियम के बारे में मैंने बताया कि इसका आकार जो होता है वो चप्पल के आकार का होता है। यूग्लिना के बारे में बताया। देखिए पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका का, इसमें दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए दोनों का बीच के कड़ी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज।
माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन ने किया था। देखिए अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अकेले 34 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बताया, किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टमैन ने किया था। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है, एक मिनट आप लाइन पे रहिएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था इसका खोज अल्टमैन ने किया था। इसका 1897 में किया था। अल्टमैन 1897 में किया था। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका के ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए पूरा जो कोशिका है वो 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। कोशिका 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। जिसमें से 36 एटीपी में से 34 एटीपी अकेले माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और भी कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। और केंद्रक में डीएनए तथा आरएनए दोनों पाया जाता है। देखिए केंद्रक में डीएनए तथा आरएनए दोनों पाया जाता है। देखिए डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए आपका आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए डीएनए का खोज वाटसन ने किया था। देखिए डीएनए का इकाई जीन को कहते हैं। जीन को कहा जाता है। देखिए
ये जो जीन है डीएनए का यूनिट है, और जीन का खोज जीन का खोज जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने किया था, कब किया था? 1901 ईस्वी में। और जीन का जो नामकरण था, नामकरण वाटसन ने किया था। वाटसन ने किया था 1909 में। देखिए, और आर्टिफिशियली रूप से यानी कृत्रिम रूप से जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किए थे। हरगोविंद खुराना कब किए थे? 1968। देखिए, मैंने आपको बताया केंद्रक में डीएनए तथा आरएनए दोनों पाया जाता है। मैंने बताया डीएनए के बारे में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है, आरएनए के बारे में मैंने बताया कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। देखिए, डीएनए का खोज वाटसन ने किया था। डीएनए का एक इकाई यानी यूनिट जीन को कहते हैं, और जीन का खोज जॉनसन ने 1901 में ईस्वी में किया था, लेकिन जीन का नामकरण जो था वाटसन ने किया था 1909 ईस्वी में। और कहा जाता है कि कृत्रिम रूप से जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने 1968 में किए थे। ठीक है। देखिए, केंद्रक के अलावा जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं सेल से रिलेटेड आज इस वीडियो में कराने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। देखिए, कहा जाता है डीएनए केंद्रक में भी पाए जाते हैं। केंद्रक में पाया जाता है। देखिए, क्रोमोसोम जिसे गुणसूत्र कहते हैं। ये क्रोमोसोम का खोज बाल्डेयर ने 1888 में किया था। क्रोमोसोम का खोज बाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। देखिए, क्रोमोसोम कैसे बनता है? क्रोमोसोम मैंने बताया था केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, और केंद्रिका के चारों तरफ क्रोमैटिन जालिका होती है। तो क्रोमैटिन जालिका के टूटने से क्रोमोसोम बनता है। देखिए, मैंने बताया था देखिए, एक ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है, और जो केंद्रिका के अंदर चारों तरफ घुमावदार क्रोमैटिन जालिका होती है। और जब कोशिका का विभाजन होती है तो कोशिका के विभाजन के समय ये क्रोमैटिन जालिका होती है, ये छोटे छोटे बेलनाकार धागेनुमा आकृति में टूट जाती है, और उसी को ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए, अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जो भी मैं आज आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड जो भी मैं थोड़ा डीपली में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। देखिए, तो गुणसूत्र समझ गए होंगे आप लोग कि क्रोमैटिन जालिका का टूटने से बनता है। देखिए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रोटोप्लाज्म, देखिए, प्रोटोप्लाज्म जिसे जीव द्रव्य कहते हैं।
देखिए यह एक लिक्विड होता है, ठीक है। देखिए प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये एक लिक्विड होता है जो कोशिका के चारों तरफ, देखिए प्रोटोप्लाज्म कोशिका में पाए जाने वाले एक द्रव्य है। इसके बारे में बस इतना ही जानिए। और एक कोशिका थ्योरी होता है, सेल थ्योरी होता है, जिसको कोशिका सिद्धांत कहते हैं। देखिए प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनी होती है। यही आपका कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत कहलाता है। देखिए आपका कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, जिसको सेल थ्योरी कहते हैं। देखिए सेल थ्योरम कहता है कि जो धरती पर का जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और इसी को ही कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इसके अपवाद में कोशिका सिद्धांत के अपवाद में आपका विषाणु आ जाता है। विषाणु, क्योंकि विषाणु जो है, देखिए कोशिका सिद्धांत क्या करता है कि एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है प्रत्येक जीव जो होता है। लेकिन विषाणु एक ऐसा जीव है जिसमें कोई कोशिका नहीं पाया जाता है, तो ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद में आता है। देखिए और भी कहा जाता है कोशिका के बारे में कि कोशिका एक ऐसा जीव है जिसमें सजीव का भी गुण पाया जाता है और निर्जीव का भी गुण पाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जिस तरह से यूग्लिना में जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों का गुण पाया जाता था, उसी प्रकार आपका वायरस में सजीव का गुण और निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वायरस के बारे में। वायरस को यानी इसको विषाणु कहते हैं। विषाणु, देखिए विषाणु के बारे में कहा जाता है सजीव तथा निर्जीव। सजीव तथा निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है, दोनों का गुण पाया जाता है। इसीलिए सजीव तथा निर्जीव के बीच का कड़ी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती है। देखिए आपका पहला है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है आपका, इसे आप रुखड़ी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कहते हैं। और ये आप हो गया आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप चिकनी
अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। देखिए कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कहा जाता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल तथा फैट का बढ़ा देना। तो देखिए हम लोग देखते हैं, मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया। ये दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी बॉडी को यातायात प्रबंधक कहते हैं, इसको प्रबंधक कहा जाता है। ठीक है, देखिए गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किए थे। देखिए सेंट्रोसोम के बारे में मैंने बताया। तो मैं लगभग जो सेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था मैं लगभग बताया हूँ। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ मैं आप लोग को। देखिए मैंने अभी तक बताया आपको कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किए थे 1665 में। ठीक है, देखिए कोशिका का जो खोज किया था इन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक बुक में बताया था। ठीक है, देखिए मैंने बताया आपको कि फादर ऑफ बायोलॉजी, कोशिका के जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं, लेकिन एक पादप विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया का खोज आपका अल्टमैन ने किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। देखिए मैंने आपको बताया कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन का फैक्ट्री बनाना। देखिए राइबोसोम का खोज जो था इन्होंने पिलाडे ने किया था, 1955 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने बताया कि आपको एक जो कोशिका जो पूरा ऊर्जा का निर्माण करता है वो 36 एटीपी का, जिसमें से अकेले माइटोकॉन्ड्रिया 34 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये कोशिका है, ये पूरा कोशिका 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया अकेले 34 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ एटीपी का मतलब होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखिए मैंने बताया आपको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जैविक क्रिया में अगर बाधा होती है तो ये अपने आप को फट जाती है और इसके एंजाइम पाए जाते हैं, जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो पूरी कोशिका में फैल जाती है और कोशिका के सारे अंग मर जाते हैं, अंततः कोशिका की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कोशिका है, इसमें राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, जो भी है सारे इसके अंग हैं। जैसे कि इसका काम है आपका राइबोसोम बनाना, प्रोटीन बनाना, इसका काम है आपका डिहाइड्रेशन करना, इसका काम है ये करना, इसका काम है अपना सारा काम है। तो देखिए इसमें जो जितने भी अंग हैं सारे अंग सही से अपना काम करता है, तो लाइसोसोम जो है उसको कोई त्रुटि नहीं होती है। लेकिन जो इसके अंग जो भी जैविक क्रियाएं में अगर बाधा होती है, मान लीजिए ये केंद्रक है ना, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक सबको देखता है। ठीक है, मान लीजिए आप कि इसका काम है प्रोटीन का फैक्ट्री करना, प्रोटीन बनाना, किसी का काम है डिहाइड्रेशन करना। तो मान लीजिए कि ये डिहाइड्रेशन कर रहा है ना, केंद्रक सबको दिखते रहता है। ठीक है, ये काम कर रहा है, साइड से काम कर रहा है। और अगर मान लीजिए कि राइबोसोम है, राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का फैक्ट्री करना, प्रोटीन बनाना। सेंट्रोसोम का क्या काम है? डिहाइड्रेशन करना। गोल्जी बॉडी का क्या काम है? जैविक पदार्थ को आवागमन करना। तो मान लीजिए कि अगर आपका जो गोल्जी बॉडी है ये सही से जैविक पदार्थ को आवागमन नहीं कर रहा है, तो ये केंद्रक है ना, केंद्रक जो है लाइसोसोम को बोलता है कि ये मतलब सही से काम नहीं कर रहा है। तो लाइसोसोम गुस्सा में खुद को फाड़ लेता है और जो इसके अंदर जो सारे जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कोशिका के अंदर फैल जाते हैं और सारे अंग मर जाते हैं और अंततः कोशिका की भी मृत्यु हो जाती है। तो मैंने बताया क्रोमोसोम के बारे में कि इसका खोज बल्टेयर ने 1888 में किया था। इसका जो यूनिट है वो जीन होता है और जीन का जो खोज किया था जॉनसन 1905 में किया था। इसका नामकरण 1909 में वाटसन ने किया था। और आर्टिफिशियली रूप से यानी कृत्रिम रूप से संश्लेषण
जिनका हर गोविंद खुराना ने 1968 में किया था। मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम का जो खोज किए थे वो डी डुवे ने किए थे। मैंने आपको बताया कि जो कैरोलस लिनियस के द्वारा जो बुक लिखी गई बुक थी वो 4 थी। एक फर्स्ट सिस्टेमा नेचुरी था, क्लासेस प्लांटेरम था, आपका जेनेरा प्लांटेरम था, बोटनिका फिलोसोफिया बोटनिका था। मैंने बताया कि एरिस्टोटल के द्वारा, अरस्तु के द्वारा जो लिखी हुई बुक थी वो हिस्टोरिका एनामेलिया